हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल ए बैट अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। माय नेम इज़ अमित। और जैसा कि आप सभी बच्चे जानते ही हैं कि हमारे जो अर्थमेटिक रीजनिंग वाला जिस पे मैथमेटिक्स का जो पार्ट है उसकी हम एक सीरीज़ चला रखी थी हमने, ठीक है। तो उसी के क्वेश्चंस को हमने आगे कंटिन्यू करना है। होपफुली आपको पीछे वाली वीडियो सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इस बातों का आप रिप्लाई मुझे कर दिया करो कमेंट सेक्शन में कि हाँ जी आपको सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है जी। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं उसी सीरीज़ को। हम अर्थमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चन हम बना रहे थे और ये आपका उसके आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए, अब आपने काफ़ी बार देखा होगा ना, ये हैन वाला, काव वाला, पिकॉक वाला, डियर वाला, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आते हैं भी, लेग्स की इतनी लेग्स हैं, इसके इतने हेड हैं। तो ये वाले सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, लेग्स काउंट करने की, हेड काउंट करने भी क्या काउंट करना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन हमने देखने समझने, अभी 3-4 क्वेश्चन हम इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम करेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, सबसे पहले दे रखा है देयर आर डियर एंड पिकॉक्स इन ए जू। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ी सी जनरल नॉलेज की भी हमें जरूरत पड़ती है। अब अगर बच्चे को पता ही नहीं होगा भी डियर होता क्या है ना, डियर क्या होता है, आपका हिरन होता है। अब ये भी बताना चाहिए हिरन तो होता है, अब हिरन की लेग्स कितनी होती हैं, ठीक है। अब पता चला वो कैंगारू, डियर को कंगारू समझ ले, कंगारू की 2 लेग्स बता दे, ठीक है। कंगारू की तो 2 ही होती हैं, डियर की 2 मत बता देना, ठीक है। डियर की कितनी होती हैं, 4, ठीक है। एंड पिकॉक्स इन जो, अब पिकॉक के बारे में पता होना चाहिए, पिकॉक की लेग्स कितनी होती हैं, पिकॉक की कितनी होती हैं, 2 होती हैं। तो ये बातें भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80। अब उसने हेड काउंट के कितने हुए, 80। अब इसका मतलब भी पता होना चाहिए भी हेड काउंट कर रहे हैं 80, तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि टोटल एनिमल्स आपके मिलाकर, मतलब डियर और पिकॉक दोनों मिलाकर कितने होंगे, 80, क्योंकि हेड सबका एक ही होता है, ठीक है। द नंबर ऑफ देयर लेग्स इज 200। आपको टोटल लेग्स आपको बता रखें 200 है। हाउ मैनी पिकॉक्स आर देयर, पिकॉक्स कितने हैं हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो, ऑप्शन से हम बहुत इजीली बना सकते हैं। तो पहले हम ऑप्शन देखते हैं, फिर मैं आपको इक्वेशन भी बता दूंगा। जैसे आपने ऑप्शन से उठाया भी, ऑप्शन से हमने पिकॉक उठाया भी, पिकॉक हमारे पास 20 है। मैंने ऑप्शन से उठाया भी, पिकॉक हमारे पास कितने हैं, 20, क्योंकि मुझे पिकॉक फाइंड करना है। तो पिकॉक 20 है, हर एक की 2-2 लेग्स होती हैं। तो 20 × 2 आपको होगी लेग्स कितनी हो गई हैं, 40। आप ये कहोगे भी लेग्स हमारे पास कितनी हो चुकी हैं, 40 हो चुकी हैं। अब टोटल आपके पास बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80, इसका मतलब टोटल मिलाकर 80 था। टोटल मिलाकर अगर 80 है, उसमें से 20 तो आपने पिकॉक्स ले लिए, तो बाकी 60 आपके पास क्या बच गए, डियर। तो 60 × 4 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 240। लेकिन ये तो लेग्स मिलाकर आपकी 280 हो गई, हमें तो सिर्फ कितनी लेग्स बनानी थी, 200 लेग्स बनानी थी। तो इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी बनाएंगे। अब देखो, जल्दी अगर आपने बनाना है, पिकॉक्स आपके पास 60 हैं, आपको पता है भी 60 × 2 लेग्स हमारे पास कितनी हो जाएंगी, 120। बाकी बचा कितना हमारे पास, 20। तो 20 × 4 कितना हो जाएगा, 80। तो 180 + 20 मिलाकर, 120 + 80 मिलाकर कितना हो गया, 200। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर देगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है जी। तो ऑप्शन के थ्रू आप बिल्कुल इजीली बना सकते हो। हमने लेग्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया कि अगर 60 मेरे पास पिकॉक हैं जो आपको फाइंड करने थे, हर एक की 2-2 लेग्स, तो कितना हो गया, 120। टोटल 80 थे, 80 में से 60 निकाल दो, डियर कितने बचे, 20। 20 × 4 कितना हो गया, 80, 200। इसी में देखो, अगर हमें इक्वेशन बनानी होती जो हमें आगे दूसरे क्वेश्चन में काम आएगी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया, ठीक है। इससे थोड़ा सा कुछ ना कुछ अलग लेवल का, डिफिकल्ट लेवल का दे सकता है। पहले ये दिया जाता था, अब थोड़ा सा वो इंक्रीज़ भी कर सकता है ना लेवल को। अब यहाँ पे देखो, इक्वेशन में आपको क्या कहोगे, बाय काउंटिंग हेड्स दे आर 80। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हो पिकॉक और डियर मिलाकर, ये दोनों मिलाकर टोटल कितने हैं, 80 हैं। पिकॉक और डियर मिलाकर कितने हो गए, 80। अब पिकॉक की जो लेग्स होती हैं वो होती हैं 2, डियर की जो लेग्स होती हैं वो होती हैं 4। ये मिलाकर हमें क्वेश्चन में बता रखा है भी कितना है, 200 है। पिकॉक और डियर मिलाकर, टोटल मिलाकर 80 एनिमल्स। पिकॉक की लेग्स होती हैं 2, काउ नहीं है यहाँ पे, डियर था यहाँ पे, तो काउ वाला क्वेश्चन भी आना ना, ठीक है। पिकॉक और डियर, पिकॉक और डियर मिलाकर हमारे पास कितने हो गए, 200, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, सिंपल हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन बन गई। हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो, 2 कर दो, ठीक है। या फिर आपको जो फाइंड करना होता है आप उसे दूसरे वाले को एलिमिनेट कर दिया करो। अब जैसे हमें पिकॉक तो हमें फाइंड करना है, तो आप क्या करो, डियर वाले को एलिमिनेट करो। डियर वाले को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। डियर वाले को एलिमिनेट करने के लिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। यहीं पे मैं ऊपर ही चेंज कर देता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 4 पिकॉक हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास ये 4 डियर हो जाएंगे, और 84 का कितना हो जाएगा, 320। बोर्ड भी ठीक से काम करना बंद कर गया, इतना ज़्यादा पिकॉक डियर पढ़ लिया हमने।
देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 320, 320 आ जाएगा यहाँ पे जी। ठीक है जी। अब हमारे पास जो डियर वाला पार्ट है, डियर वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस माइनस, डियर वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया। पिकॉक माइनस करोगे आपके पास 2 पिकॉक। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 120, तो पिकॉक की वैल्यू हम फाइंड कर लें कितना आ जाएगा 60। तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास 60। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। यहाँ पे हमने किया पहले पिकॉक और डियर मिला के, यहाँ पे हमारे पास दे रखा था 80 था। पिकॉक की होते हैं 2 लैक्स, डियर की होते हैं 4 लैक्स, तो लैक्स मिला के टोटल थी 200। ठीक है, यहाँ पे 2 लीनियर क्वेश्चन बन गई। एक वेरिएबल को सेम बना लिया, उसको सेम बना लिया जिसको एलिमिनेट करना है, जो फाइंड करना है ताकि वो फाइंड हो जाए। तो डियर को एलिमिनेट करना था, तो डियर को मैंने क्या बना लिया सेम, और पिकॉक फाइंड हो गया कितना 60। चलें भी आगे, चलिए। ये भी इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। देखो वो कह रहे हैं कि अ सर्टेन नंबर ऑफ हॉर्सेज एंड एन इक्वल नंबर ऑफ मैन आर गोइंग समवेयर। ठीक है, हॉर्सेज और जो मैन है ना वो आपके बराबर बता रखे हैं। सबसे पहले दिमाग में यही बात डालोगे, हॉर्सेज और मैन जो है वो आपको क्या बता रखे हैं, इक्वल बता रखे हैं। हाफ ऑफ द ओनर्स आर ऑन देयर हॉर्सेज बैक वाइल द रिमेनिंग वंस आर वॉकिंग अलॉन्ग लीडिंग देयर हॉर्सेज। ठीक है, अब वो कह रहे भाई आधे तो जो है ना वो ऊपर बैठे हुए हैं और आधे जो ओनर्स हैं वो घोड़े के साथ साथ पैदल ही चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब कह रहे द नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड इज 70। नंबर ऑफ लेग्स वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, जो ज़मीन पे चल रहे हैं। अब देखो भाई घोड़े तो ज़मीन पे ही चलेंगे ना। ठीक है, अब जो मैन है जो घोड़े के ऊपर बैठा होगा उसकी काउंटिंग नहीं कर रहे। मैन जो घोड़े के साथ साथ चल रहा होगा उसकी लेग्स की काउंटिंग की जा रही है। तो वो आपको बता रखा है भाई वो टोटल मिलाकर कितने हो रहे हैं 70। हाउ मैनी हॉर्सेज आर देयर, तो हमारे पास हॉर्सेज कितने हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, अब वही पहले ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं भाई, ऑप्शन का सहारा ले लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ भाई हॉर्सेज मेरे 10 हैं, हॉर्सेज अगर देखो मेरे 10 हैं तो 10 × 4 लेग्स कितनी हो जाएंगी 40। अगर हॉर्सेज 10 है ना तो मैन भी 10 होंगे, लेकिन मैन में से आधे ही नीचे चल रहे हैं, तो 10 का आधा कितना होता है 5, तो 5 × लेग्स कितनी होंगी 2, तो 5 × 10 50। 40 + 10 ये तो 50 ही बना, ये तो आपके पास सिर्फ 50 बना, हमें कितना बनाना था 70, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। आप अगले ऑप्शन पे जाओगे 12, आप करोगे 12 × 4, हमारे पास कितना हो गया 48। बस सीधा इसके मैन आधे कर दो, 12 का आधा कितना हो गया 6, तो 6 × 2 = 12, तो ये तो 60 बना, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई, 14 × 4 कितना हो गया 56, 14 का आधा 7, 7 × 2 कितना हो गया 14, 56 + 14 कितना हो गया 70, तो ये ऑप्शन हमारा क्या कर रहा है सेटिस्फाई। हाँ जी, बात समझ में आ गई कैसे बनाया हमने। देखो कि जैसे मैं ये वाला ऑप्शन उठाता हूँ भी, मैंने हॉर्सेज उठाए भी कितने हैं 14 हैं, हॉर्सेज 14 है जो ऑप्शन से उठाया, हर एक की 4 लेग्स होती हैं, तो लेग्स कितनी हो गई हैं 56 लेग्स हो गई हैं। अब हॉर्सेज और मैन तो इक्वल बता रखे थे, अगर हॉर्स 14 है तो मैन भी 14 है, उसमें से 7 तो ऊपर बैठे हैं, तो आधे नीचे होंगे ना, आधे ऊपर है आधे नीचे हैं, तो जो नीचे पर्सन है 7, 2 लेग्स सबकी 14, तो 56 14 मिला के कितना हो गया 70, यही हमें बनाना था, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है जी, समझ में आ गया होगा सभी को। चलो अब देखो, अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन बनानी थी तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन अगर आपको बनानी थी वो भी आपको बता देते हैं। अब हॉर्स इक्वल टू मैन है, ये हमें पता है भाई, हॉर्स इक्वल टू मैन, इनको मान लेते हैं ये x के बराबर हैं। ठीक है, जितने हॉर्स हैं उतने ही मैन हैं, तो मैंने इनको मान लिया भी, इनकी वैल्यू कितनी होगी x हो गई। अब देखो हमारे पास जो हॉर्स की लेग्स हैं, आपको लेग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है ना, हॉर्स की लेग्स होती हैं 4, तो आपने लिखा 4 × x। ठीक है, या फिर आप 4 × हॉर्स ही लिख लो। ठीक है, x यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपके मन में कन्फ्यूजन ही ना आए। ठीक है, ये लो, h से हमें पता चल जाएगा भी हॉर्स हैं, तो इसके साथ हमने 4 लेग्स लगानी है। ठीक है, लेकिन फिर वेरिएबल आपको वहाँ पे काम आ जाएगा ना, सेम भी तो लिखना पड़ेगा ना, बाद में हमें सेम लिखना पड़ेगा, तो फिर वहाँ पे फिर आगे दिक्कत आएगी, तो इसलिए x लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि h और m दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो जहाँ पे h लिखूँगा फिर वहाँ पे m को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसलिए दोनों के लिए हम क्या लिख लेते हैं x ही लिख लेते हैं। भाई हमारे हॉर्स जो होते हैं उसकी 4 लेग्स होती हैं, तो हमने लिख लिया 4x हो गया। ठीक है, प्लस अब जितने भी हमारे पास मैन होंगे, ठीक है, हमारे पास मैन भी कितने हैं x हैं, और लेकिन मैन की लेग्स कितनी होती हैं 2। देखो 4 हॉर्स की लेग्स, ठीक है, 2 मैन की लेग्स, लेकिन मैन जो है ना वो पूरे नहीं जा रहे, वो क्या जा रहे हैं हाफ जा रहे हैं, तो आप इनका क्या कर दोगे हाफ कर दोगे, इक्वल टू मिलाकर आपके पास कितना है 70 है। ठीक है, ये 4 लेग्स हैं किसकी हॉर्स की, ये 2 लेग्स हैं किसकी मैन की, लेकिन उसका हाफ कर दिया क्योंकि आधे ही मैन जो है वो पैदल चल रहे हैं, इक्वल टू मिलाकर कितना 70, तो 4x + x कितना हो गया 5x, 5x की वैल्यू 70,
और x हमने निकालना तो x कितना आ जाएगा 14। तो डायरेक्टली हमारे पास आंसर कितना आ गया 14। समझ पा रहे हो? ठीक है जी। हॉर्स और मैन दोनों इक्वल है ना, तो दोनों को इसलिए हमने x के बराबर लिख लिया। ये हॉर्स की लेग्स हैं 4, ये मैन की लेग्स हैं 2, लेकिन मैन की लेग्स को डिवाइड बाय 2 कर दिया क्योंकि आधे पर्सन ऊपर हैं आधे नीचे हैं। ये टोटल लेग्स मिलाकर 70 के बराबर है, तो x की वैल्यू निकाली 14। मैन भी 14, हॉर्स भी 14। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो अब आ गया इन अ ग्रुप ऑफ काउ एंड हैन। ठीक है, द नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स। द नंबर ऑफ काउस मुझे निकालना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको क्या क्या बता रखा है, यहाँ कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें दे नहीं रखी बनाने के लिए। ठीक है, तो इक्वेशन हमें यहाँ फॉर्म करनी पड़ेगी। आपको बताएगा कि इन ए ग्रुप ऑफ काउ एंड हैन, हैन और काउ का ग्रुप है। द नंबर ऑफ जो लेग्स हैं, जो नंबर ऑफ लेग्स है ना, अब देखो सबसे पहले आप ये लिखोगे हैन प्लस काउ। ठीक है, हैन प्लस काउ ये आपके टोटल मिलाकर एनिमल हो गए। हैन और काउ को मिला लेंगे तो ये क्या हो गया, हमारे पास टोटल मिलाकर एनिमल्स हो गए। ठीक है, वो कह रहे हैं ग्रुप ऑफ हाउस एंड कैन द नंबर ऑफ लेग्स, जो नंबर ऑफ लेग्स हैं। अब देखो लेग्स कितनी होंगी, 2 तो होंगी हैन की और 4 किसकी होंगी, काउ की। ठीक है, तो ये टोटल लेग्स होंगी, ये टोटल एनिमल्स होंगे आपके। ठीक है, ये टोटल एनिमल्स हैं और ये हमारे पास क्या है, टोटल लेग्स हैं। हमें क्या बोला गया, द नंबर ऑफ लेग्स, ये जो नंबर ऑफ लेग्स हैं आर 14 मोर, ये 14 ज़्यादा हैं किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड्स से। ये हमारे हेड हो गए ना। ठीक है, वो कह रहा है कि इनका ट्वाइस अगर आप करते हो, हमें क्या कह रहा है कि अगर आप इसका ट्वाइस करते हो, ठीक है, हेड का अगर आप ट्वाइस करते हो तब भी जो लेग्स हैं वो क्या होंगे, उससे 14 ज़्यादा होंगे। तो अगर मैं इसको इसके इक्वल लिखूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, +14। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये है इधर आपके पास है नंबर ऑफ लेग्स, इस साइड मैंने ये लिखी है नंबर ऑफ लेग्स। ठीक है, ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास क्या है, उनके हेड मान लो। ठीक है, तभी ये नंबर ऑफ एनिमल्स हो जाएंगे हमारे पास। तो हमें देखो क्या बताया गया, उसने बोला द नंबर ऑफ लेग्स, ये है नंबर ऑफ लेग्स, 2 हैन की 4 काऊ की। नंबर ऑफ लेग्स आर 14 मोर देन 14 ज़्यादा हैं किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ हेड। तो हैन और काऊ को मिला के ये टोटल हेड हो जाएंगे। उसने कहा ट्वाइस ऑफ हेड से भी क्या है, 14 ज़्यादा हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बस सिंपल इक्वेशन को सॉल्व कर लो। 2 हैन प्लस 4 काऊ इज इक्वल टू 2 हैन प्लस 2 काऊ प्लस 14। ठीक है, हमारे पास देखो हैन से हैन कैंसिल हो जाएगा, काऊ इधर आके माइनस होगी, 2 काऊ इज इक्वल टू 14। तो काऊ की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 7। और नंबर ऑफ काउस ही हमें निकालना था, तो कितना आ जाएगा, 7। हाँ जी, सबको भी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपने देखो देखना होता है कि जब भी आपके पास ये एनिमल्स वाला क्वेश्चन आता है ना, ठीक है, तो टोटल एनिमल्स आपके पास बनेंगे हैन और काऊ के मिलाकर जितने हेड होते हैं, क्योंकि हमने हमेशा यही मान के चलना कि हेड सबका क्या होता है, एक होता है। ठीक है, अब आपने ये नहीं सोचना कि सर हमने तो यूट्यूब पे भी देखा है 2 हेड वाली भी काऊ होती हैं, ठीक है, 2 हेड वाली हैन होती हैं, तो वो वाली नहीं देखने हमने। ठीक है, तो आपने तो बस यही काउंट करना है कि हैन और काऊ के मिला के हेड इतने हैं, 2 हैन की लेग्स 4 काऊ की लेग्स। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अगर हेड का मैं ट्वाइस भी कर दूं तब भी जो लेग्स है ना वो 14 ज़्यादा रहेंगी। तो 14 ना कई बच्चे यहाँ पे ऐड कर देते हैं, अरे भाई लेग्स तो ऑलरेडी ज़्यादा हैं, तो 14 आपने यहाँ पे नहीं ऐड करना, हेड वाली साइड पे ऐड करना है, तब दोनों की वैल्यू क्या बनेगी, इक्वल। तो यहाँ से हमने काऊ निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 7। ठीक है जी, समझ में आ रहे हैं ये हैन काऊ वाले क्वेश्चन? एक और कर लेते हैं। हाँ जी, इन कारवां लिखा हुआ है, पता नहीं कैरावैन लिखा हुआ है। ठीक है, कारवां ही होगा जो चलता है। इन कारवां इन एडिशन टू 50 हैंस देर आर 45 गोट्स एंड 8 कैमल्स विद सम कीपर्स। ठीक है, देखो भी 50 तो हैन हो गई, 45 गोट हो गई, 8 कैमल हो गए और कुछ कीपर्स हो गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हो गए। इधर टोटल नंबर ऑफ फीट, जो टोटल नंबर ऑफ फीट है, ऐसी कंडीशन कुछ यहाँ पे भी दे रखी है, जो टोटल नंबर ऑफ फीट है ना हमारे, वो 224 ज़्यादा हैं किससे, नंबर ऑफ हेड से। तो जैसी कंडीशन पिछले क्वेश्चन में आपको बना रखी थी ना, वैसी कंडीशन आपको एक यहाँ पे बना रखी है। अब आप देखो पहले हेड लिख लेते हैं और लेग लिख लेते हैं कितनी कितनी है। चलिए देखिए, ठीक है, आप लोग क्या कर लिया करो भी, लेग्स की जैसे हम काउंटिंग कर लेते हैं। 50 हैन है तो 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100 लेग्स इसकी हो गई। ठीक है, 45 गोट हैं, गोट मतलब बकरी। ठीक है, तो एक बकरी की टांगें कितनी होती हैं, 4, तो 45 × 4 45 × 4 180 ये हो जाएगा। ठीक है, 8 कैमल हैं,
कैमल मतलब ऊँट, ठीक है। एक ऊँट के पैर कितने होते हैं? 4। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। ये वाले पहले लेग्स की एडिशन कर लो, 100, 280 और ये 312। देखो 312 तो ये लेग्स होगी जिसके बारे में आपको कन्फर्मेशन है, ठीक है। विद सम कीपर्स, कीपर्स मतलब आदमियों की बात कर रहे हैं, मैन मुन की बात कर रहे हैं। और एक मैन की लेग्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ भी नंबर ऑफ़ मैन x है, नंबर ऑफ़ मैन अगर x है तो जो लेग्स है ना वो कितनी हो जाएंगी? 2x। नंबर ऑफ़ मैन अगर मैं मान लेता हूँ मेरे पास x है, यहाँ पे लिख दूँ नंबर ऑफ़ मैन अगर मैं मान लेता हूँ x है तो लेग्स मेरे पास कितनी हो जाएंगी? 2x। तो ये तो मेरे पास हो गई टोटल लेग्स 312 + 2x, ठीक है। अब हम देख लेते हैं टोटल हेड। हेड देखने का मतलब होता है कि टोटल एनिमल्स, ठीक है। इंसान भी एनिमल में ही आता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास टोटल हेड देखो 50 हेन है, प्लस 45 गोट है, प्लस 8 कैमल है, ठीक है, प्लस x प्लस नंबर ऑफ मैन, ठीक है, नंबर ऑफ कीपर्स, ठीक है। 50 + 40 90, 95 + 8 कितना हो जाएगा? 103, 103 + x, 103 + x, ठीक है। तो आपके पास टोटल लेग्स आ गई, आपके पास टोटल हेड्स आ चुके हैं। अब देखो लो जो कंडीशन क्या थी, वो कह रहे थे टोटल नंबर ऑफ फीट, इनकी बात कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ फीट इज़ 224 मोर देन नंबर ऑफ हेड्स। ये जो वैल्यू है वो 224 ज़्यादा है इससे, ठीक है। ये जो वैल्यू है 312 + 2x, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये क्या है? 224 ज़्यादा है। तो 224 हमें दूसरी साइड हम ऐड करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा? इसके इक्वल बन जाएगा। तो x को हम इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा। इन दोनों टर्म्स को आप पहले ऐड कर लो, 200, 300, 327। 327 में से 312 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी, तो समझ पा रहे हो आपने ये वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं। देखो जिसमें तो सिंपली आपको काउ हॉर्स के बारे में ज़्यादा बता रखा होगा, आप ऑप्शन से उठा के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपके पास जैसे वैल्यू ज़्यादा नहीं होंगी, जहाँ पे हमें थोड़ा सा ऐसे बता रखा होगा भाई ये इससे इतना ज़्यादा है, वो उससे इतना कम है, तो वहाँ पे आप इक्वेशन नॉर्मली फॉर्म कर लिया करो। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए यहाँ देखो हमने क्या किया, अभी हमने लेग्स की काउंटिंग कर ली, लेग्स की काउंटिंग कर ली हमने। 50 हैन थी, 100 ये हो गया। 45 गोट है, 180 ये हो गया। 8 कैमल्स हैं, 8 4 ज़ा 32 ये हो गया। प्लस कुछ मैन है, मैन मान लिए x हैं, तो लेग्स कितनी हो जाएंगी? 2x। तो ये आपको दे रहा है टोटल नंबर ऑफ लेग्स। फिर हमने हेड काउंट कर लिए, 50, 45, 8 और x, तो 103 + x ये आपको दे रहा है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ हेड आपको दे रहा है। और आपको ये बताएगा कि ये वाली जो वैल्यू है ना वो इस वाली वैल्यू से 224 ज़्यादा है। तो मैं इस वाली वैल्यू में अगर मैं 224 ऐड कर दूंगा तो वो इस वैल्यू की क्या हो जाएगा? इक्वल। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ जाएगी? 15। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? बढ़ें आगे। चलिए तो अब देखो भाई ये एनिमल्स वाले क्वेश्चन आ जाएंगे ना एग्ज़ाम में, तो आपने इस तरीके से इनको बना लेना है और सॉल्व कर लेना है। चलिए जी आगे देखते हैं। अब ये ऐसा क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में जहाँ पे वो बताता है भी कुछ तो आपके फिक्स चार्जेस होते हैं, कुछ वेरिएबल चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ देखो वो कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंप्राइज ऑफ ए फिक्स चार्ज। मतलब कहीं से भी कहीं पे आपको जाना है तो एक फ़िक्स चार्ज तो आपका अप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। एक फ़िक्स चार्ज तो होगा ही अप्लाई, ठीक है। फ़िक्स चार्ज हमें पता नहीं है कितना अप्लाई होना है, हम मान लेते हैं, ठीक है। एक फ़िक्स चार्ज मतलब आपको देना ही पड़ता है, हमने मान लिया भी x आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, बाकी जो चार्ज लेकर डिस्टेंस जितना आप कवर करोगे उसके हिसाब से पैसे लगेंगे। 4 किलोमीटर कवर करोगे तो उसके हिसाब से पैसे, 10 किलोमीटर कवर करोगे तो उसके हिसाब से पैसे, ठीक है। एक फ़िक्स चार्ज गाड़ी में बैठे उतना तो देना ही पड़ेगा, बाकी चलने के ऊपर है, जितना आप चलाओगे उसके हिसाब से पैसे देने हैं। अब क्या बता रहे हैं, फॉर अ जर्नी ऑफ 16 किलोमीटर, मतलब आप 16 किलोमीटर गए, द चार्जेस पेड आर ₹156। तो चार्जेस आपको कितने देने पड़े? 156 रुपये। देखो जैसे ही आप पहले टैक्सी में बैठे, टैक्सी में बैठते भैया x रुपये समझ लो लग गए, टैक्सी में बैठते ही x रुपये लग गए, ठीक है। x रुपये तो लग गए। अब जितने किलोमीटर जाओगे, ठीक है, अब आपने जाना है 16 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर कितने रुपए लगते हैं पता नहीं, ठीक है। तो 16 किलोमीटर के हमने मान लिया भी y रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। 1 किलोमीटर के y रुपीज़, तो 16 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 16y हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर आपको कितने रुपए देने पड़े? 156। इतनी बात समझ में आई? जैसे ही टैक्सी में बैठे x रुपये वो देने, फिक्स चार्जेस हैं। 16 किलोमीटर जाना है, 1 किलोमीटर के y रुपये, 16 के 16y हो जाएंगे, टोटल मिलाकर हो गया 156। ऐसे ही कह रहा है
एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 24 किलोमीटर द चार्जेस पेड आर ₹204। 24 किलोमीटर की जर्नी करनी है तो चार्जेस आपको 204 देने पड़ेंगे। जैसे इसमें भी आप टैक्सी में बैठे 100 रुपये आपको देने ही देने हैं। इस बार 24 किलोमीटर की जर्नी है तो 24y आपके पास हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 204। तो ये दो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन ही है, ठीक है। आप बिल्कुल सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे। माइनस का साइन लगाया, ये हमारा कैंसिल हो गया, माइनस का 8y हो जाएगा और माइनस का हमारे पास 60 40 48, माइनस का 48। तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 6। तो मतलब कि पर किलोमीटर हमने y क्या माना था भाई, 1 किलोमीटर के लिए आपको कितने रुपए देना पड़ रहा है, वो कितना है y है, वेरिएबल चार्जेस हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर के लिए आपको 6 रुपये देने हैं, ठीक है। x की भी वैल्यू निकाल लो, इस y की 6 की वैल्यू को ना यहाँ पुट कर दो। 6 को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, x फिक्स चार्जेस भी आ जाएंगे। 6 को आप यहाँ पे डालोगे 16 6 96, 96 उधर जाके माइनस होगा, लिख देता हूँ x प्लस 16 इंटू 6 इक्वल टू 156 है, ठीक है। अब आपका 96 उधर जाके माइनस होगा, माइनस कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो फिक्स चार्जेस हमें पता चल गए भी 60 रुपये हैं, फिक्स चार्जेस 60 रुपये हैं, 1 किलोमीटर जाने के 6 रुपये हैं। तो अब आपसे वो कुछ भी क्वेश्चन में पूछ ले, हमसे पूछा गया व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर अगर उसको जाना है तो उसको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई सबसे पहले टैक्सी में बैठते ही 60 रुपये दोगे, जाना है आपको 30 किलोमीटर, जाना है भाई आपको 30 किलोमीटर, वो आपने 6 रुपये के हिसाब से देना है। तो 180 प्लस 60 कितना हो जाएगा 240। तो टोटल जो पैसा लगना है वो कितना लगना है 240 रुपये। हाँ जी, समझ पाए इस बात को। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल वाला भी काफ़ी जगह पे क्वेश्चन आता है। अब आपने आगे से ध्यान रखना है कि सबसे पहले फिक्स चार्जेस आप मान लो भी x रुपीज़ हैं, वो फिक्स हो गए, उतने तो आपको देने ही देने हैं, प्लस जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे बाकी उसके हिसाब से दिया जाएगा। तो x रुपीज़ वो फिक्स चार्जेस प्लस 16 किलोमीटर कवर करें तो 16y रुपये देने हैं और टोटल मिलाकर कितना हुआ आपके पास 146। x किलोमीटर फिक्स चार्जेस, 24 किलोमीटर कवर करें तो 24y और टोटल मिलाकर कितना हुआ 204। यहाँ से y निकाल लिया, 6 आ गया, 6 को आपने यहाँ पे पुट किया, x आ गया 60। तो फिक्स चार्जेस हो गए हमारे पास 60 रुपये, 30 किलोमीटर आपको जाना था तो 30 इंटू 6 180 यहाँ से, तो टोटल मिलाकर हमारे पास कितना हो गया 240। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया कि फिक्स्ड वेरिएबल चार्जेस कैसे निकालेंगे। चलिए, ये फिर से वही कुछ स्वीट्स वाला क्वेश्चन आ गया। पिछली क्लास में भी हमने कुछ बनाए थे, उससे थोड़ा सा अलग है। ये जनरली ना आपका HCF LCM वाले टॉपिक के अंदर कवर होता है। चलिए यहाँ पे लेकिन हम इसको कवर कर लेते हैं। वो कह रहा है आई हैव ए फ्यू स्वीट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कुछ स्वीट्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इफ़ आई कीप 2 3 और 4 इन अ पैक, ठीक है, मतलब या तो आप 2 2 का पैक बनाओ, वो कह रहा है, या आप 3 3 का पैक बनाओ, या फिर आप क्या बनाओ 4 4 का पैक बनाओ। पैक बनाना है, पैक बनाने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्या बनाना है पैक बनाना है, ठीक है। 2 2 का पैक, 3 3 का पैक या फिर 4 4 का पैक। देखो कई बच्चों के चेहरे पे तो कितनी खुशी आ रही होगी जैसे ही पैक का नाम सुना होगा, और जो हो सकता है कि शाम को नाइट को देख रहा होगा, ठीक है, वो पता नहीं पता क्या पता वो पैक लगा के देख रहा हो कोई ना कोई, ठीक है। इफ़ आई कीप 2 3 और 4 इन अ पैक आई एम लेफ्ट विद 1 स्वीट, ठीक है। अगर मैं 2 2 3 3 4 4 करके पैक करता हूँ ना तो हमारे पास क्या है कि 1 स्वीट बच जाता है। इफ़ आई कीप 5 इन अ पैक, अगर मैं 5 5 करके पैक करता हूँ देन आई एम लेफ्ट विद नन, फिर तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ स्वीट्स आई हैव टू पैक एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो कम से कम मुझे कितने स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेंगी, पैक करनी पड़ेंगी, कम से कम आपको बताना है। देखो आप ऑप्शन में देख लो। सबसे पहले वो कह रहा है जब मैं 5 5 का पैक करता हूँ तो मेरे पास कुछ नहीं बचता। तो सबसे पहले ऑप्शन में देख लो 5 का डिविजिबल 5 से डिवाइड हो रहा है, ये तो 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ये भी 5 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी आंसर हो सकता है, और हमारा ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। दोनों में से हमारा कोई भी आंसर बन सकता है। तो चेक कर लें एक बारी। फर्स्ट कंडीशन भी देख लेते हैं। अगर मैं 2 3 और 4 के पैक में करता हूँ, ठीक है, आपने क्या करना होता है, हमने ना 2 3 4 का एलसीएम लेना है भाई। सबसे अलग अलग चेक करने की बजाय हम इसका ले लिया करेंगे एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम कितना बनता है 12। देखो जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। ये सबसे आपकी पहली वो वैल्यू होती है जो 2 से भी डिवाइड होती है, 3 से भी डिवाइड होती है और जो 4 से भी डिवाइड होती है। तो 12 का आप 2 3 4 से डिवाइड करने की बजाय आप सीधा 12 के मल्टीपल से चेक कर लोगे कि 12 से डिवाइड करने के बाद स्वीट आपके पास आई एम लेफ्ट विद 1 स्वीट बचती है कि नहीं बचती है। तो जब मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगा, देखो 12 2 ज़ा 24, 1 स्वीट बच रही है, इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई।
5 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, जब आप 12 से डिवाइड करोगे 12 5 जा 60, तो लेकिन 1 स्वीट तो नहीं बच रही, तो उसका मतलब वो आंसर नहीं है। तो आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है। अब यहाँ से भी आप इसको भी आगे फर्दर करके बना सकते थे। देखो जब मैं 2 3 और 4 में पैक करूँगा, ठीक है, क्योंकि देखो नंबर ना बड़े भी आ सकते हैं, नंबर आपको थोड़े बड़े भी दिए जा सकते हैं। तो छोटे नंबर हैं, चलो आप डायरेक्टली देख पा रहे हो, ठीक है, नंबर आपसे इससे बड़े भी आ सकते हैं। तो बड़े नंबर्स का जैसे आप एलसीएम लेते कि 2 3 4 का हमने एलसीएम लिया, कितना हो गया 12। 12 तो आपके पास वो आया जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 12 में 1 ऐड करके देखोगे, ठीक है। आई एम लेफ्ट विद 1 स्वीट बोला हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, 12 में 1 स्वीट ऐड करोगे, कितना हो गया 13। अब ये जो नंबर है ना, साथ में आपका 5 से डिवाइड भी होना चाहिए था, लेकिन ये 5 से डिवाइड तो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। अब अगर पहले एलसीएम से आंसर नहीं आता ना, तो आप एलसीएम के नेक्स्ट मल्टीपल पे जाते हो। अब 12 का जो नेक्स्ट मल्टीपल है ना, वो कितना होगा 24। 24 का मतलब है कि मैं 2 2 3 3 और 4 4 करके पैक करूंगा तो 24 पूरा पैक हो गया, लेकिन आई एम लेफ्ट विद 1 स्वीट, एक स्वीट बचनी भी तो चाहिए। तो 24 में 1 ऐड किया, कितना हो गया आपके पास 25 हो गया, ठीक है, 25 हो गया। और तो ये इसके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और दूसरी कंडीशन ये थी कि 5 से पूरा डिवाइड होना चाहिए, तो 5 से तो पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा 25। तो अगर फर्स्ट मल्टीपल पे आंसर नहीं आया तो आप सेकंड मल्टीपल पे जा सकते हो, सेकंड मल्टीपल से आंसर नहीं आया तो हम थर्ड मल्टीपल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका HCF एंड LCM चैप्टर का कंसेप्ट है, ठीक है, जो क्लास में जनरली स्टूडेंट्स को करवाया भी जाता है। हो सकता है मोस्टली आप बच्चों को पता ही होगा कि हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि हमने 2 3 4 का LCM लिया, 12 आ गया। 12 तो देखो वो नंबर है जो 2 3 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, लेकिन एग्जैक्टली डिवाइड होने के बाद हमें क्या चाहिए था, एक एक्स्ट्रा स्वीट भी चाहिए थी, तो +1, तो हमारे पास कितना बना 13। लेकिन फिर 13 आने से दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि 5 5 वाले पैक की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इसको हटा दो। 12 के अगले मल्टीपल पे जाओ, 24 पे आपने +1 किया, कितना आया 25। यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए 25 हमारा क्या हो गया आंसर। तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है जी। बढ़ें आगे बढ़ें, क्लियर हो रहा है, चलिए पढ़ो इसको एक बार, देखो ज़रा, अपने आप भी कोशिश करनी है, वीडियो थोड़ा पॉज वगैरह करके थोड़ा सा बनाने की कोशिश भी कर लिया करो। सबसे पहले तो यही देखा करो कि आपसे क्वेश्चन बना कि नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन बन गया तो आपने कैसे बनाया, क्वेश्चन नहीं बना तो क्यों नहीं बना, कहाँ पे दिक्कत रह गई थी, ये सारा कुछ एनालाइज आपने खुद से करना होता है। देखो मैथ है सिर्फ प्रैक्टिस। आप यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आप इसको चाहे 1 बार देख लो, चाहे 2 बार देख लो, चाहे 10 बार देख लो, वीडियो को देखने से नहीं आएगा। जब तक आप इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ के सॉल्व करने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो तब तक मैथ आएगा नहीं, ठीक है। मैथ आता है सिर्फ लिखने से, कभी भी देखने से नहीं आता। हाँ ये है, समझने के लिए तो पहले देखना एक बार ज़रूरी है, कि एक बार तो आपको देखना ही है। एक बार आपने देख लिया, सेकंड टाइम आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, एक बार खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और एक बार बिना सॉल्यूशन देखे भी ट्राई करना होता है। चलिए, मिस्टर जॉनसन वाज टू अर्न 300, शायद पाउंड का साइन होगा, ठीक है, आप 300 रुपये भी मान लो चाहे तो। मिस्टर जॉनसन ने ना अर्न करे थे 300 रुपये एंड ए फ्री हॉलीडे फॉर 7 वीक्स वर्क, ठीक है, और एक छुट्टी 7 हफ्ते की, ठीक है। मतलब 7 वीक्स के में क्या मिल रहा है उसको, 7 हफ्ते वो काम करता है, 7 वीक, 7 हफ्ते काम करेगा भाई, 300 रुपये कमाएगा प्लस एक हॉलीडे कमाएगा, ठीक है। मिस्टर जॉनसन वाज टू अर्न 300 एंड ए फ्री हॉलीडे फॉर 7 वीक्स वर्क, ठीक है। 7 हफ्ते में उसको ये मिलता है 300 रुपये प्लस एक हॉलीडे मिलती है। ही वर्कड फॉर ओनली 4 वीक्स एंड अर्न 30 एंड ए फ्री हॉलीडे, ठीक है। उसने ना सिर्फ 4 ही हफ्ते काम किया और उसने कितने रुपए कमाए भी, 30 और एक फ्री हॉलीडे कमाए। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द हॉलीडे, ठीक है। अब देखो उसको ना 7 वीक काम करने पे, 7 वीक अगर वो काम करता है तो उसको इतने मिलते हैं। अगर मैं कहता हूँ वो एक ही वीक काम करे, अगर वो एक ही वीक काम करे तो उसको कितना मिलेगा, 300 प्लस हॉलीडे डिवाइड बाय 7। अब मैं कहूँ कि अगर वो 4 वीक काम करे तो कितना मिलेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये आपके पास आगे भी अगर वो 4 हफ्ते एक्चुअल में काम करता, ठीक है, तो उसको ये वाला पैसे अर्न होने थे। 7 हफ्ते कितने पैसे हैं, तो एक हफ्ते के 300h/7, 4 हफ्ते के मल्टीप्लाई बाय 4। और हमें साथ में ये बता रखा है कि एक्चुअल में 4 हफ्ते काम करके उसने कमाया क्या। वो कह रहे हैं ही वर्कड फॉर ओनली 4 वीक्स एंड अर्न 30 रुपीज़ एंड ए फ्री हॉलीडेज़। उसने जब 4 हफ्ते कमाया
तो उसने 30 रुपये और एक हॉलीडे। हमने भी तो यहाँ पे 4 हफ्ते की वैल्यू निकाली है, तो 4 वीक्स को आप 4 वीक्स से कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को, ये भी हमारी 4 वीक्स की वैल्यू होगी ना। 4 वीक्स में हम कह रहे हैं हमारे ओरिजिनल के हिसाब से इतना पैसा कमाना चाहिए था। 4 वीक्स में उसने कमाया कितने, 30 रुपीज़ प्लस क्या कमाया, एक हॉलीडे। दोनों को हम आपस में क्या कर लेंगे, इक्वेट। 7 तो उधर जाएगा भी मल्टीप्लाई होने, 4 इधर आएगा मल्टीप्लाई होने। 1200 प्लस 4h, 7 से मल्टीप्लाई होगा 210 प्लस 7h, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। h को उधर ले जाओ, 210 को उधर ले आओ, ठीक है। वो हमारे पास हो जाएगा 3h, ये इधर आके माइनस हो कितना हो जाएगा 990। तो h की वैल्यू आ जाएगी, हॉलीडे की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी कितनी भाई, 330। तो हॉलीडे में जो उसने कमाना था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द हॉलीडे। तो हॉलीडे के जो एक दिन के जो पैसे हैं वो कितने हैं भाई, 330 रुपये हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्वेश्चन को, पहले थोड़ा ध्यान से रीड किया करो, हमें क्या क्या मेंशन है। मिस्टर जॉनसन वाज टू अर्न 300 रुपये ही मान लो, 300 रुपये अर्न करने और एक हॉलीडे, 300 रुपये एक हॉलीडे फॉर 7 वीक्स वर्क। 7 हफ्ते काम करोगे तो 300 प्लस h मिलेगा, ठीक है, एक हॉलीडे। एक हफ्ता काम करोगे तो 300 प्लस h डिवाइड बाई 7। 4 हफ्ते काम करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये 4 हफ्ते का तो हमने बना लिया भाई, 4 वीक्स में उसको कितना मिलना है, उसको इतना मिलना चाहिए। साथ में आपको क्वेश्चन में भी बता रखा है भाई 4 वीक्स में वो कमाता कितने हैं, 4 वीक्स में वो कमाता कितने हैं, 30 प्लस हॉलीडे कमाता है। तो हमसे पूछा गया भाई हॉलीडे की वैल्यू बताओ। तो हमने दोनों 4 वीक्स की वैल्यू को, टोटल वैल्यू को इक्वेट कर लिया। 7 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, तो हॉलीडे की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 330, ठीक है। समझ में आ गया जी, क्लियर है, बढ़ सकते हैं आगे। चलिए देखते हैं। A girl counted in the following way on the fingers of her left hand. She started by calling the thumb 1. वो कह रहे भी थंब को मैंने 1 बोला, फिर इंडेक्स नंबर होती है, इंडेक्स फिंगर 2, मिडल फिंगर 3, रिंग फिंगर 4, लिटिल फिंगर क्या बोला 5, 1 2 3 4 और 5। फिर उसके बाद एंड देन रिवर्स डायरेक्शन कॉलिंग द रिंग फिंगर 6। देखो 1 2 3 4 5 और फिर उसके बाद इसको 6 7 8 और फिर 9 ऐसे चल रहा है, ठीक है। और शी काउंटेड अप टू 1994, मतलब ऐसे काउंट करती रही। 1994 ईयर नहीं है वो, ठीक है। 1994 बार उसने काउंट किया, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसे काउंट करते रहे। अब देखो जब आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, हम थंब को मान लेते हैं। थंब हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। थंब पे हमारे पास वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। किसी भी फिंगर को आप पकड़ के बना सकते हो। वैसे तो थंब हमारा पहला था, यहीं से स्टार्ट कर लिया भाई। थंब देखो पहले 1 आया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर थंब पे कितना आया 9। पहले 1 आया, फिर कितना आया 9, यहाँ पे 9 हो चुका है। 10 11 12 13 14 15 16 17, फिर कितना आ रहा है 17, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऐसे ही 8 के गैप पे चलता रहेगा। 1 + 8 9, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, और ये सो ऑन ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं भी थंब के ऊपर कितना नंबर आ रहा है ना, कहाँ तक नंबर आ रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। थंब पे जो काउंटिंग है ना हमेशा 8 के बाद ही आएगी, मतलब 9वां नंबर, ठीक है। 8 पूरे होने के बाद 9th नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पूरे होने के बाद 9वां नंबर इसका है, ठीक है जी। तो 8 के गैप पे, ठीक है, और नेक्स्ट नंबर जो होगा वो थंब का होगा। अब आपने काउंटिंग कहाँ तक की है, 1994 तक, 1994 तक आपने काउंटिंग किया। हम इसको क्या कर लेंगे, डिवाइड बाय 8। 8 से डिवाइड कर लो। 8 से जहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा उससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो आपका थंब का नंबर होगा, ठीक है। हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं भाई। आपने कहा 8 2 16, हमारे पास बचा 339, 8 4 32, आपके पास बचा 74, 8 9 72, तो आपके पास बचा कितना भाई, 2 बचा आपके पास, ठीक है। हमारे पास जो रिमाइंडर बच गया, मतलब पूरा तो काउंटिंग हो गई, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर आपके पास बचे वो कितना बच गया, 2। मैंने कहा काउंटिंग होने के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा, आपके पास देखो 2 बचे हुए हैं, काउंटिंग होने के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो थंब का होगा। तो इन 2 में से एक नंबर तो थंब का हो गया, और नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इंडेक्स फिंगर का। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, इंडेक्स फिंगर, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे भी ये सोचते हैं, जैसे ही हमने 8 से डिवाइड किया ना, 8 से डिवाइड करते ही हमारे पास जो नंबर आएगा वो इसका आएगा, थंब का, और उसके बाद 2 और बचे हैं तो वो कहेगा इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर वो आंसर बताया जाता है, लेकिन जैसे ही मिडल फिंगर आंसर मार्क करोगे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 से डिविजिबिलिटी पे थंब नहीं है।
यहाँ पे आ रहा है 1 9 17, जैसे 17 है, 17 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे 8 टू द 16, 16 के बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो थंब का है, ठीक है। 9 को डिवाइड करोगे 8 से, 8 1 ज़ा 8, 8 के बाद जो नेक्स्ट होगा वो थंब का है। तो जब आपने यहाँ पे 1994 को 8 से डिवाइड किया, 249 तक वो पूरा कट चुका है, उसके बाद 2 रिमाइंडर बचा था। तो आपके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है वो पहले थंब का है और उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इंडेक्स फिंगर का। तो आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा भाई, इंडेक्स फिंगर आपका आंसर बनेगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना ये पॉइंट सभी को, क्लियर है ना कि डायरेक्टली 8 से डिविजिबिलिटी पे नहीं है, थंब जो है वो 8 की डिविजिबिलिटी है ही नहीं। यहाँ हमको समझ में आ रहा है 1 9 17, थंब हमारा 8 के डिविजिबल पे नहीं है, 8 के डिविजिबल होने के बाद नेक्स्ट नंबर पे है। तो जब आपने 8 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास 2 ही नंबर बचे थे, तो उसमें जो नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा थंब का, उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, इंडेक्स फिंगर का। तो इंडेक्स फिंगर आपका आंसर है जी, ठीक है जी, समझ पाए। चलिए इसको बनाइए। ये बेल्स वाला क्वेश्चन भी आपका देखो, ये ना काफ़ी बार अलग अलग नंबर्स के साथ अलग अलग वैल्यू के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी HCF और LCM का ही पार्ट है एक, ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन सिखाए जाते हैं। 5 bells begin to toll together and toll respectively at interval of 6, 5, 7, 10 and 12 seconds, ठीक है भाई। ये इतनी देर के बाद, इतने सेकंड्स के बाद एक साथ ये टोल करती हैं, ठीक है। वो कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर इन 1 hour एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, जो एक सबसे स्टार्टिंग में बजी होगी ना उसको छोड़कर बाकी सारे। तो सबसे पहले देखो, जब भी आपसे ये कोई भी आता है ना, ये कि 4 बेल्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, वो भी एक साथ रिंग करते हैं, नेक्स्ट टाइम कब रिंग करेंगे, ठीक है, पर्सन भाग रहे हैं, सर्कल में भाग रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो कब मीट करेंगे। तो जब भी आपसे नेक्स्ट मीटिंग पॉइंट की, नेक्स्ट टाइम की बात की जाती है ना, तो आपने हमेशा क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसका LCM निकालेंगे। देखो सिंपल बिल्कुल तरीके से 6, 5, 7, 10 और कितना है 12, ठीक है। तो आपने क्या फाइंड करना है, इसका LCM। यहाँ पे आप सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो। यहाँ पे जनरली सिर्फ प्राइम नंबर लिए जाते हैं, नॉन प्राइम भी ले सकते हो। नॉन प्राइम तब लिए जाते हैं अगर सारे नंबर एक साथ किसी नॉन प्राइम वैल्यू से डिवाइड हो रहे हो, ठीक है। वैसे हमने यहाँ पे क्या लेने होते हैं, प्राइम। प्राइम की जगह नॉन प्राइम भी ले सकते हो अगर सारे नंबर डिविजिबल हों तब, ठीक है। अदरवाइज आप देखो यहाँ पे 2 का यूज़ करेंगे। 2 का यूज़ किया, कितना आ गया 3। जिसको नहीं आता वो समझ लेंगे ध्यान से। आपने 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा होता ना उसको एज इट इज़ लिख देना है। जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ लिख दिया, जो 2 से डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड करके लिख दिया, ठीक है। अब आगे तो देखो मुझे 2 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, अब मैं 3 से कर लेता हूँ। 3 1 ज़ा 3, जो 3 से डिवाइड हो रहा है उसको लिख दिया, जो नहीं हो रहा उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब मैं 5 से कर लेता हूँ, ठीक है जी। जो डिवाइड होते जाएंगे उनको लिख देना, जो नहीं डिवाइड हो रहे उनको एज इट इज छोड़ देना है, बस। अब आगे तो फर्दर कोई नया फैक्टर तो है नहीं है, अब आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 30 इंटू 7 210, 210 इंटू 2 कितना हो जाएगा 420। तो 420 सेकेंड इनका LCM आ गया। कि मतलब ये सारी जो बेल्स हैं ना, बेल्स हैं क्या है, हाँ जी बेल्स हैं, ये सारी जो बेल्स हैं ना वो 420 सेकेंड के बाद एक साथ टोल करेंगे। 420 सेकेंड मतलब कितने मिनट्स होते हैं, 420 सेकंड का मतलब कितने मिनट हो गए भाई, 7 मिनट। तो हर 7 मिनट के बाद ये क्या करेंगी, एक साथ टोल करेंगे। तो भाई 7-7 मिनट के बाद टोल करना है और मुझे बताना है 1 घंटे के अंदर। 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। 1 घंटे में मिनट आपके कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 60 को 7 से डिवाइड करोगे, 60 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक कैंसिल कर सकता है। 7 8 ज़ा 8 टाइम्स 7 8 ज़ा क्या होता है हमारे पास 56 होता है। मैं 7 9 ज़ा 63 तो नहीं कह सकता क्योंकि वो तो उसको क्रॉस कर जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा 7 8 ज़ा 56, तो कितना आएगा 8 टाइम्स, ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ जी बात समझ में आ रही है, ठीक है। कि हम यहाँ पे 7 से जब हम कैंसिल करेंगे तो 7 9 ज़ा 63 पे नहीं जा सकते ना, हम कहाँ तक जा सकते हैं 7 8 ज़ा 56 तक। तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो 8 टाइम्स हमारा आंसर, क्योंकि उसने बोला था कि दे टोल्ड टू इन 1 hour एक्सक्लूडिंग द 1 एट द स्टार्ट। अगर एक्सक्लूडिंग द 1 एट द स्टार्ट नहीं बोला होता ना तो आंसर आपका बनता 8 + 1 कितना बनता, 9 बनता।
तब आपका आंसर कितना हो जाता है 9। क्योंकि देखो एक ना बिल्कुल स्टार्टिंग में काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हमें पूरा 1 घंटा अब आपको शो करना होता हो, चलो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर बेल बज रही है, मतलब मान लो कि एक बेल बज रही है 12 बजे, ठीक है। फिर उसके बाद बजेगी जो नेक्स्ट बेल बजेगी ना, वो 12:07 पे 7 मिनट के बाद बजेंगे, ठीक है। 7 के बाद 14, 14 के बाद 21, फिर 28, ठीक है, फिर 35, फिर 42, फिर 49, फिर 56, ठीक है। अब अगर आप ऐसे काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे काउंटिंग करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस हिसाब से काउंटिंग करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने उसने वो कंडीशन दे दी इन 1 आवर एक्सक्लूडिंग द 1 एट द स्टार्ट, जो स्टार्टिंग में हुआ है ना उसको नहीं काउंट करना। तो उसके बाद वाले हमने काउंट किए, तब हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 8 टाइम्स। अगर वो लाइन नहीं लिखी होती ना तो आंसर हमें देना पड़ता, तब 9 टाइम्स हमें आंसर देना पड़ता। ठीक है जी, समझ पा रहे इस बात को। चलिए आगे देखते हैं। Mac has 3 more than Kane, but then Kane wins on the horses and trebles his money, so that he now has 2 more than the original amount of money that the two boys had between them. How much money did Mac and Kane have between them before Kane's win? ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से बनाना स्टार्ट कर दिया करो। बिल्कुल, क्या लिखा हुआ है? Mac has 3 more than Kane। मैक के पास ना 3 ज़्यादा हैं केन से, रुपए ही मान लो, ठीक है, 3 रुपये ज़्यादा हैं। केन के पास अगर एक्स है ना तो मैक के पास क्या है, इससे 3 रुपये ज़्यादा है, ठीक है। केन के पास एक्स है तो मैक के पास एक्स प्लस 3 है। बट देन केन विंस, केन जीत जाता है ऑन द हॉर्सेज एंड ट्रेबल हिज मनी, और इसका मनी जो है ना वो 3 गुना हो जाता है। मतलब अगर इसके पास पहले मनी एक्स है तो अब इसके पास मनी कितना हो गया, 3x हो गया, 3 गुना हो गया। सो दैट ही नाउ हैज़, अब इसके पास जो है ना 2 रुपये ज़्यादा हैं देन द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ मनी दैट द टू बॉयज़ हैड बिटवीन देम। अब वो कह रहे कि अब इसके पास जो पैसे हो गए ना, इन दोनों से मिलाकर भी 2 रुपये ज़्यादा उसके पास हैं। जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा, देखो x प्लस 3 प्लस x, ठीक है, ये हमने मिला लिया। इन दोनों को मिलाने के बाद भी ना इसके पास जो है ना वो 2 रुपये ज़्यादा हैं, मतलब 2 रुपये आप इसकी तरफ ऐड कर दोगे तब ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? वो कह रहे हैं कि इसके पास जो है ना इन दोनों से मिलाकर भी क्या हो गए, 2 रुपये ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे इस वाली वैल्यू में हम 2 रुपये ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो किसके बराबर होगा, 3x के बराबर होगा, ठीक है। x प्लस एक्स 2x पर जाके माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो x मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। आपको निकालना था हाउ मच मनी डिड मैक एंड केन हैव बिटवीन देम बिफोर केन्स विन, केन के जीतने से पहले कितने थे। तो आपने यहाँ पे 5 केन के पास हो गए और 5 प्लस 3 8 मैक के पास हो गए, तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए हो गए भाई, 13 रुपये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना होता है भी ट्वाइस किसके साथ लगाना है, थ्राइस किसके साथ लगाना है, प्लस किस साइड करना है, किस साइड नहीं करना। इस बात को समझो एक ध्यान से। देखो जिसके पास ऑलरेडी ज़्यादा होते हैं आपने उसी के पास और नहीं ऐड करने होते। जिसके पास वो बताता है भी केन के पास क्या है, ज़्यादा है, केन के पास ज़्यादा हैं तो अगर आप उसी में ऐड कर दोगे तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपके पास केन के पास जितने ज़्यादा हैं तो उतने पैसे आपको दूसरे को देने पड़ते हैं ताकि वो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में मैं देखो क्या बता रखा था भाई, केन के पास है x, मैक के पास कितने हो गए, x प्लस 3 हो गए, 3 ज़्यादा। उसने कहा केन जीत गया तो उसके बाद 3 टाइम्स हो गए तो हमने 3x हो गया। वो कह रहा है अब जो ये जो पैसा है ना, ये जो पैसा है कितना पैसा है, वो कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ दूँ तब भी मेरे पास जो है ना उनसे 2 रुपये ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो इसके पास तो 2 रुपये ज़्यादा हैं तो आप भाई 2 रुपये किसी और को दो ना ताकि वो उसके बराबर हो जाए। तो इन दोनों में हमने 2 रुपये ऐड किए तो वो 3x के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। चलिए आखिरी क्वेश्चन है शायद हमारा, यस, ठीक है। बनाइए अभी इस क्वेश्चन को, कोशिश करो भी, आखिरी क्वेश्चन है, आप लोगों ने खुद से भी कोशिश करनी होती है, बना के देखो आंसर बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो, ठीक है। और कितने क्वेश्चन, ठीक है, आप लोग मुझे बता भी सकते हो भी कोई बच्चा ऐसा हो जिसने सारे के सारे क्वेश्चन बना लिए हों, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे होंगे वो मुझे बता देना कि जैसे मान लो 10 या 11 क्वेश्चन है, 11 में से कितने क्वेश्चन आप खुद बना पाए और कितने का सोल्यूशन आपको देखना पड़ा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में ये बता सकते हो मुझे। In a cricket match, 5 batsmen A, B, C, D and E score an average of 36 रन। देखो 5 बैट्समैन हैं,
एवरेज आपको 36 बता रखी है। एवरेज का अगर किसी बच्चे को मतलब नहीं पता, एवरेज का मतलब होता है कि सबके पास ना वैल्यू इक्वल है। 5 बैट्समैन है, एवरेज 36 है, तो इसका मतलब है 36, 36, 36, 36 और 36, सबके पास बराबर 36 है। तो आप ये कह सकते हो टोटल रन मतलब 36 × 5, टोटल रन कितने होंगे भाई 180 होंगे। ठीक है, 5 बैट्समैन की एवरेज अगर 36 है ना, तो टोटल आपके पास 36 × 5 कितना बनता है 180। एवरेज का मतलब होता है सबके पास इक्वल है। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या बता रखा है कि डी ने स्कोर किया 5 ज़्यादा ई से, ई ने 8 कम स्कोर किया, बी ने डी और ई के बराबर स्कोर किया, बी और सी ने 107 स्कोर किया, और हाउ मैनी रन डिड ए स्कोर। अब भाई देखो हमें सबका रिलेशन बता रखा है, रिलेशन मानना पड़ेगा यहाँ पे ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो बस स्टार्टिंग से शुरू हो जाओ भाई। क्या लिखा हुआ था, सबसे पहले डी स्कोर 5 मोर देन ई। डी ने जो है ना ई से 5 ज़्यादा स्कोर किए हैं। अगर मैं कहता हूँ ई ने स्कोर किया x, तो डी ने कितना स्कोर किया x + 5। ये बात तो सभी मानते हो। ठीक है, डी स्कोर 5 मोर देन ई। अगर ई ने x स्कोर किया तो डी ने कितना स्कोर किया x + 5 स्कोर किया। ठीक है, ई स्कोर 8 फ्यूअर देन ए। ई ने जो है ना वो 8 कम स्कोर किए ए से। ठीक है, ई स्कोर 8 फ्यूअर देन ए, ई ने ए से 8 कम स्कोर किए। तो मैं ये भी कह सकता हूँ भाई ए ने ई से 8 ज़्यादा स्कोर किए होंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + 8। ठीक है, माइनस में क्यों जाना हमने, सभी टर्म्स को पॉजिटिव में रखो। ठीक है, अगर ई ने ए से 8 कम स्कोर किए हैं तो हम कहते हैं भी ए ने जो है ना ई से 8 ज़्यादा स्कोर किए होंगे, तो ये x + 8 हो गया। बी स्कोर एज मैनी एज डी एंड ई कंबाइंड। बी ने कितना स्कोर किया डी और ई का कंबाइन, तो x + x 2x + 5। बी ने स्कोर किया 2x + 5 स्कोर किया। एंड बी एंड सी स्कोर 107 बिटवीन देम। बी एंड सी मिलाकर स्कोर 107, बी और सी ने मिलाकर 107 स्कोर किया। हाउ मैनी रन डिड ई, हमें ई का फाइंड करना है। अब देखो टोटल पाँचों ने मिलाकर, ये पाँचों का टोटल है, पाँचों ने टोटल मिलाकर 180 स्कोर किया है। पाँचों ने टोटल मिलाकर 180 स्कोर किया है। उसमें से बी और सी का कंबाइन पता चल गया 107 का कंबाइन पता चल गया। तो मेरे पास पेंडिंग कितना रह गया भाई 73। तो 73 स्कोर जो है ना वो ए डी और ई इन तीनों का मिलाकर होगा, क्योंकि बी और सी का तो हमने हटा दिया। इन तीनों को ऐड कर लो, x + 8 x + 5 + x, एक बार लिख ही देता हूँ, x + 8 + x + 5 + x इज इक्वल टू कितना भाई 73। तो यहाँ पे आपके पास ये होगा 3x + 13, 13 तो जाके माइनस होगा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। और मुझे x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, क्योंकि e कितने स्कोर करता है x स्कोर करता है, तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 20। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। हाँ जी, तो बता दीजिए भी सबको सारे क्वेश्चन ये समझ में आ गए हमने कैसे कैसे किया है। ठीक है, इसको एक बार दोबारा समझा दूँ, दोबारा देख लेते हैं। 5 बैट्समैन है, एवरेज आपके पास 36 है। 5 बैट्समैन की एवरेज 36, तो टोटल कितना हो गया 180। अब ए बी सी डी ई के बारे में आपको कुछ बता रखा था, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने बनानी थी। हम कहते हैं कि अगर ई ने कितना स्कोर किया है x स्कोर किया है, डी स्कोर 5 मोर देन ई। डी ने जो है ना ई से 5 ज़्यादा स्कोर किया, तो कितना हो जाएगा x + 5। और उसके बाद कह रहे हैं ई स्कोर 8 फ्यूअर देन ए। ई जो है ना ए से 8 कम स्कोर करता है। अगर ई ए से 8 कम स्कोर करता है, तो इसका मतलब ए जो है वो ई से 8 ज़्यादा स्कोर करता है, तो कितना हो जाएगा x + 8 हो जाएगा। फिर आपको बताया गया कि बी स्कोर करता है एज मैनी एज डी एंड ई कंबाइन। बी कितने स्कोर करता है डी और ई का कंबाइन, तो x + x 2x + 5 क्या कर रहा है ये स्कोर कर रहा है। और फिर आपको बता दिया कि बी और सी मिलाकर, सी के बारे में अलग से कुछ नहीं बता रखा था, बी और सी मिलाकर कितना स्कोर करते हैं 107। तो बी और सी का स्कोर बता दिया, तो टोटल 180 में से 107 माइनस कर देंगे, तो 73 जो है बाकी 3 बैट्समैन का टोटल हो जाएगा। तो इन तीनों का जो टोटल है वो हमारा 73 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20। हाँ जी, तो उम्मीद करता हूँ भी सभी को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से वीडियोस को देख भी रहे हैं। ठीक है, समझ भी रहे हैं, काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स भी करते हैं। ठीक है, तो अच्छा लगता है कि जब आप लोग कमेंट्स करते हो, लाइक भी करते हो। ठीक है, फिर शेयर भी कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ये तो लास्ट में बताना ही होता है ना।
और देखो हमने आपके लिए थैंक यू की स्लाइड भी बनाई है इतनी बड़ी, है ना, कि आपको देखो थैंक यू भी, एक तो आपको पढ़ाते भी हैं, ठीक है, फिर थैंक यू भी बोल के जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने के लिए। बाकी मैंने आपको बताया कोई भी कांटेक्ट करना है आपने, कोई भी इंक्वायरी है आपकी, तो आप लोग इन नंबर्स के ऊपर हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू।